बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज सुबह का प्रोग्राम 16 तारीख फरवरी की और सन 2022 खैर से बुधवार का दिन नए प्रोग्राम के साथ आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल पेश खिदमत है। सुबह के प्रोग्राम के साथ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, फ्रेश होंगे। तो रेडी हैं अपनी हिंदुस्तान की तारीख को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए? जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो ही मैं आपको बताना और पढ़ाना चाहता हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, खास तौर पे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या जो दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं या जो नई भी तालिब इल्म, उनके लिए ये बायस तजस्सुस और एक नॉलेज ज़रूर है, इल्म है, इसे हासिल करें। जी, तो आज हम बात करते हैं कि जैसे जैसे लोगों को ये पता चला, किन लोगों को, जो हिमालय के शुमाल में रहते थे, इस एरिया को कहते हैं सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया। ये वो हिमालय है जो हिंदुस्तान को कुदरती तौर पर सेंट्रल एशिया के दूसरे मुल्कों से अलग थलग करके रख देता है। लेकिन खुदा की कुदरत के शुमाल में जितने भी मुल्क हैं, जितनी भी आबादियां थीं, जितने भी कबीले थे, जितनी भी देहात थे या शहर थे, आबादियां किसी भी सूरत में थीं, उनको जब ये पता चला कि उधर पहाड़ के उस पार तो जन्नत है, जन्नत इस लिहाज से कि उनको वहां पे ना फलदार फूलदार पौधे किसी किस्म के नहीं होते थे। सूरज जो है वो साल में कभी कभी नजर आता, इसलिए कि हिमालय ने उसे रास्ते में दीवार बनाई हुई है। और जमीन पथरीली और दरियाओं का वजूद ना होने के बराबर, काश्तकारी वहां पे क्या होनी है और वहां पे किसी का रहन सहन क्या होना है, माल मवेशी रखना वहां पे मुश्किल हो गया था उन लोगों के लिए। उन लोगों के लिए अनाज उगाना तो दरकनार, अपने मवेशियों के लिए चारा ढूंढना बड़ी मुसीबत और जान जोखों का काम बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सुना कि पहाड़ के उस पार एक वसीओ अरीज इलाका खाली पड़ा हुआ है, जिसे हिंद कहते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, और ये इलाका आपको पता है कितना था? तकरीबन 1780 किलोमीटर आगे दक्कन तक, यानी जनूब तक। अभी इसमें जनूबी हिस्सा शामिल नहीं है। बंध्याचल पहाड़ जो है उससे परला हिस्सा यानी दक्कन हिंदुस्तान, जहां पे दरावड़ कौम काबिज थी, वहां का हिस्सा ना भी शुमार करें तो ये 2500 किलोमीटर का एरिया तकरीबन बनता है हिंदुस्तान का। कौमों को जैसे जैसे पता चलता गया, अब इनके पास दो रास्ते थे, एक शुमाल मशरक से आई हैं तकरीबन 2 या 3 कौमें, ज्यादा लोग उधर से नहीं आए। ये वो इलाका है जो मैंने आपको बताया था कि एशिया का सबसे बड़ा दरिया ब्रह्मपुत्र वहां पे बहता है। उस दरिया के किनारे किनारे कुछ कौमें आई हैं, 2-4। तारीख की बहुत सी किताबों में मैंने देखा है, टटोला है, कई कौमों का तो नाम नहीं बता रही किताबें, मुर्रखीन खामोश हैं। अफराद के बारे में बताते हैं, उसकी कौम नहीं बताते। मुख्तलिफ किताबों से जो मैं नाम कौमों के इकट्ठे कर पाया हूं वो तकरीबन 12-14 हैं, 1 दर्जन के लगभग हैं। वो मैं आज आपको गिनवाऊंगा कि कौन कौन सी कौमें और किस किस रास्ते से कब, क्यों और कैसे हिंदुस्तान में आई। अब ये तो आपको पता है कि यहां पे ये जरखेज जमीन थी, मैदानी इलाका था,
दरियाओं का एक जाल बिछा हुआ था और खेती बाड़ी करना यहाँ का बेहतरीन मौसम और बेहतरीन जमीन अवेलेबल थी। ये थी सबसे बड़ी खूबी। और दूसरा, वसी जंगलात ऐसे जिसमें हर किस्म का जानवर, एक चूहे से लेकर हाथी तक वाफर मिकदार में अवेलेबल था, जो इनके लिए गोश्त का काम भी करते, खाने पीने के लिए इनके लिए शिकार का बंदोबस्त भी बनते थे। खैर, कौमें जो शुमाल मशरक की जानिब से आई, उनमें जो सरे फहरिस्त कौम है, जो जिसका नाम गिनवाया सबसे पहले गिनवाया जा सकता है, वो मंगोल कौम है। मंगोल वो कौम है जो चीन की बगल में एक छोटा सा मुल्क है। अगर आप नक्शा देखें दुनिया का तो उसमें आपको दिखाई देगा अब भी मंगोलिया। वहां से कुछ लोगों ने नकल मकानी करके आस पड़ोस के मुल्कों में और चाइना के साथ पट्टी लगाकर एक खास इलाके पे काबज हुए। इस कौम को अब जो मुसलमान तारीखदान है ना, इस कौम को उन्होंने तुरान कहा है, तुरानी। और चाइना बोलता था इनको तातारी। असल में ये मंगोल कौम ही थी। आज भी इनके 3-3, 4-4 नाम चलते हैं। तुरानी तो आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर लफ्ज है। अल्लामा इकबाल के एक शेर में बड़ा मशहूर शेर है, बड़ा प्यारा सा। वो कहते हैं, बुताने रंगो खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तुरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। 4 कौमें गिनवा दी हैं उन्होंने इसमें, एक इस शेर में। और ये चारों हिजरत करके पाकिस्तान आई थी। अभी मैं आपको वो नाम लिख कर दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कौमें आई, और आने वाले प्रोग्राम्स में हम हर कौम का अलहदा जिक्र करेंगे कि वो कब आई, क्यों आई, कैसी आई, किस रास्ते से आई और हिंदुस्तान के किस हिस्से में आबाद हुई। ये मालूमात आपको दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे थे वे तुरानियों की, यानी मंगोलों की। मंगोल ही, अच्छा, बाज लोगों का, बाज मौरखीन का ख्याल है कि ये जो मुगल कौम है ना, ये भी मंगोलों को ही कहा जाता है, यानी उन्हीं में से हैं। लेकिन बाज तारीखदान इससे इख्तलाफ करते हैं, कहते हैं कि मुगल कौम और थी और ये मंगोल और थे। इस बात को भी, इस नुक्ते को लेकर भी आगे जाके मजीद डिस्कस करेंगे। इसके हिस्से बखरे करके इसका तिया पांचा करेंगे, निकालेंगे, इसका निखाड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो कौमें आ रही थी, अब हो क्या रहा था कि वो उन रस्तों के ऊपर शुमाल मशरक में भी और शुमाल मगरब में भी, दोनों साइडों हिंदुस्तान की एक गुजरगाह बनी रही। लोग आते रहे, आबाद होते रहे हिंदुस्तान में, और उन्होंने फिर वापस जाने का नाम नहीं लिया, इसलिए कि वो तो सताए हुए आए थे। दोजख से कह रहे थे हम दोजख से निकलकर जन्नत में आ गए हैं। और हो क्या रहा था कि वो पीछे से आने वाली कौम अगर तो ताकतवर होती तो पहले जो बैठे हुए थे उनको मार कर फेंटी लगाकर वहां से आगे धकेल देती, और वो बेचारे आगे आगे चलते रहते और पीछे पीछे नई नई कौमें आबाद हो जाती। और कुछ कौमें ऐसी भी आईं जो बेचारी मारने जोगी नहीं थी। वो खून रेजी और जंगजुई नहीं जानते थे, कत्लो गारत गरी उनका काम नहीं था। उन्होंने आके मिन्नत समाजत करके इनके साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया, इन कौमों के साथ। लेकिन आबाद वो यहीं पे रहे। अब मैं आपको गिनकर बताता हूं, उन कौमों के नाम लिखकर बताता हूं कि कौन कौन सी नामवर मशहूर कौमें हैं जो आकर हिंदुस्तान में आबाद हुई।
पास व्हाइट बोर्ड भी है, मार्कर भी है, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। जी ये रहा जी हमारे पास सामान सारा, और मैं अब आपको गिनवाए देता हूं कौम में कौन कौन सी आई। लीजिए जी, पहले सबसे पहले मंगोल कौम का नाम लिख लेते हैं। जी मंगोल कौम, अब इनको तातारी और तुरानी भी इन्हीं को कहते हैं, ये तय है। वो अलहदा कौमें नहीं थी, तारीखदान उनको अलहदा कौमें नहीं मानते, तुरानी और तातारी, वो यही मंगोल ही थे। फिर भी लिख देता हूं, वो थी तुरानी और तातारी। ये तीन कौमें नहीं थी मेरे, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, एक ही कौम थी ये। मेरे ख्याल से आपको ठीक से अब नजर आ रहा होगा, यहां पे नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे ठीक नजर आता है, लेकिन यहां पे फिर मेरे लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा। खैर मैं आपको लिख के दिखा देता। दूसरी बड़ी कौम इनसे पहले आ चुकी थी, वो आर्यन। अब इनमें वो जो दो अव्वलीन कौमें हैं, कोल और दरावड़, उनका जिक्र हम नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत पहले से आबाद थी और एक खास इलाके में जाकर वो काबज हो चुकी थी। उनके अलावा जो मैं कौमें मैंने गिनी हैं, जो पढ़ी हैं, वो मैं आपको गिनवाऊंगा। आर्यन कौम के बाद जी अहले फारस आए थे यहां पे। अहले फारस, अब ये अहले फारस कौन थे ये भी मैं आपको बताता हूं। अहले फारस वो लोग थे जो फारसी बोलते थे, उनको अहले फारस बोलते थे, कहा जाता है। और ये आए थे ज्यादातर ईरान और इराक से, वहां से ये अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए हिंदुस्तान में दाखिल हुए और यहां पे आके डेरे डाल लिए। ठीक, अगली कौम में जो आपको बताने जा रहा हूं, आप हैरान होंगे, वो थे यूनानी। अब ये यूनान यूरोप में है, अंदाजा करें, वहां से लोग मुहाजिर बनकर हिजरत करके वो भी हिंदुस्तान में आके उन्होंने यानी सुना के कि वहां बड़ी रेल पेल है जी, कारोबार की, खेती बाड़ी की, फसलों की, जंगलात की, जानवरों की और खुश्क मेवा जात की, जो कुदरती तौर पर जंगल में उगे हुए, जैसे बेर हैं, जैसे शतूत हैं, इस तरह के फल थे जिनको बड़े शौक से खाया जाता और खुश्क करके रखकर इसे धूप में रखकर ड्राई कर लेते और फिर इनको एक्सपोर्ट भी करते। जी, तो आगे जाके जो आपको कौम बताने जा रहा हूं वो है सक्का कौम। सक्का, अच्छा इस कौम का एक और न बताते हैं, इसका नाम मैं तो यही समझ पाया हूं कि सथैन। ये जो सथैन कौम थी ये सक्का लोग ही थे। बहरहाल मजीद रिसर्च करूंगा इसके ऊपर कि सक्का और सतैन दो अलहदा कौमें थी। जो मैं अब तक समझ पाया हूं ये एक ही कौम थी। सक्का या सथैन एक ही कौम को कहा जा रहा था। ठीक है, उससे आगे जनाब एक कौम आई हन। इस कौम के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात अभी तक नहीं मिली, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इनके बारे में मैं कहां से और क्या क्या पढ़ के आता हूं। ठीक है, और आगे जाके यहां पे हिंदुस्तान में आते हैं अहले अरब।
है ना मजे की बात कि अरब मुल्कों में से भी अरबी लोग भी हिजरत करके अपने मुल्कों, वहां तो सहरा था सारा, जंगलात तो क्या, वहां तो घास भी नहीं उगती थी, सवाए डेजर्ट्स के, सहराओं के, कख नहीं था उनके पास। ये आगे चल के बात करेंगे कि ये अमीर कबीर कैसे हुए, कब हुए और कैसे ये मुआवजा हो गया। जी, अगली जो कौम मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है अफगान। अच्छा, अफगान के लोग थे जो आजकल वहां पे पठान कहलवाते हैं, हमारे मुल्क में खान कहलवाते हैं और इंडिया में पठान कहलवाते हैं। आज भी अपने नाम के साथ पठान लिखते हैं और बोलते हैं, लेकिन असल में वो अफगानी है। जी, अगली कौम में से जो आगे थी वो बड़ी दिलचस्प है। वो कौम थी तुर्क कौम। तुर्क कौम आई है जी तुर्की से हिजरत करके। आगे चल के मैं तफसील में हर कौम का अलहदा अलहदा से तिया पांचा करूंगा, समझाऊंगा कि क्यों आए, कब आए, कैसे आए, किस रास्ते से आए और फिर वापस क्यों नहीं गए। और आखिरी जो कौम मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है मुगल कौम। अब ये है वो सारी कौमें जो आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। नोट भी फरमा लें और अगर आपको जरूरत पड़े तो यहां पे वीडियो रोक कर इनको किसी पेपर पे लिख लें। ये आपकी इंफॉर्मेशन में, आपके नॉलेज में इजाफा करेगा, क्योंकि मैं दोबारा ये लिखकर नहीं दिखाऊंगा, फिर इन पे एक एक कौम के बारे में अलहदा से बात होगी। यूं इकट्ठे इनके नाम मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि फिर इस तरह तो फिर तारीख में हम ऐसा फंसेंगे कि कई साल लग जाएंगे हिंदुस्तान की तारीख पढ़ने में, और हमने इसे किसी मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाना है। ये वीडियो यहां पे रोककर ये साफ दिखाई दे रहे हैं, ये नाम सारे नोट फरमा लें। शुक्रिया जी। इसके बाद अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि आपको एक एक कौम का सर्जरी करके, ऑपरेशन करके तफसील बताऊंगा कि ये कब, क्यों, कैसे, डिटेल के साथ, और किस तादाद में आए और इन्होंने किया क्या, हिंदुस्तान के किस इलाके में आबाद हुए और अब भी हैं। जी, ये यहां पे आज के पहले सेगमेंट का करते हैं खात्मा। अगला सेगमेंट है हमारा आज के लफ्ज का, आज का लफ्ज। तो क्या ख्याल है, आज आपको एक की बजाय दो लफ्ज ना करवा दूं? क्या कहते हो आप? एक ही करना है कि दो करवा दूं? पहला लफ्ज तो ये लिख लें, ये रहा, किबला। ये है जी हमारा आज का पहला लफ्ज, किबला। अब ये बताएं आप कि किबला से हम क्या मायने लेते हैं? किबला से हम मायने क्या लेते हैं? किबला से मायना लेते हैं खाना काबा या मक्का मुकर्रमा कह लें उसे, वो समझते हैं ये किबला है, किबला इसे कहते हैं। ये गलत है। किबला का मतलब होता है समत, यानी तरफ। कहते हैं ना किस समत को है या किस सिमत को है, किस तरफ है। सिमत का नाम किबला है, किबला का मतलब सिमत। खाना काबा इससे मतलब नहीं है, और खाना काबा जो हम बोलते हैं वो भी गलत है। वो मैं आपको किसी वक्त अगले प्रोग्राम में किसी दिन बता दूंगा। फिलहाल यहीं पे इत्तेफाक करते हैं। एक और यार छोटा सा लफ्ज नोट फरमा ले, वो है
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम, ये लिखा हुआ है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम जो हम जानते हैं, जो किताबों में पढ़ते हैं, वो हाजरा लिखा हुआ है। ये मुझे पढ़कर अफसोस हुआ है कि ये गलत प्रिंटेड है। उनकी वालिदा मोहतरमा का नाम सही बुखारी की एक हदीस में आया है, और वो क्या है? हाजिर। ये है इसके साथ नहीं है, इस तरह है, ये नजर आ रहा होगा आपको। हाजिरा नहीं, हाजिर। असल नाम ये था, हमने हाजरा बना लिया। ठीक है जी। तो अगला आज का हमारा सेगमेंट है आज की बात। तो आज की बात क्या करें? चलिए ये कर लेते हैं कि माहिरीन नफ्सियात जो है ना, वो ये कहते हैं कि हम लोग, सारे लोग तकरीबन, आधी से ज्यादा परेशानियां खुद खरीद लेते हैं। उनकी जिम्मेदार हम खुद होते हैं। कैसे? कि हम दूसरों से तवक्कुआत ऐसी वाबस्ता कर लेते हैं कि वो पूरी नहीं हो पाती, और जब पूरी नहीं होती वो तवक्कुआत जो हमने बांध रखी होती हैं किसी से, तो फिर अपनी रूह तक को मजरूह या जख्मी कर लेते हैं, अपने दिलो दिमाग पर सदमा ले लेते हैं। तो खुदारा 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 दूसरों से तवक्कुआत अगर रखनी है तो इंसानों वाली रखें, फरिश्तों वाली ना रखें। जी, ये आज की बात थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन बाबा जी की बात मैं जरूर जाता जाता करके जाऊंगा, आप सुने या ना सुने। बाबा जी ने पता है मुझे क्या कहा? बातों बातों में सियाने बाबा जी कहते हैं, पुत्र, ये जो हमारे इलाके की औरतें हैं ना, अगर ये पीरों से तावीज लेना छोड़ दें तो आधे से ज्यादा पीर आपको मिस्त्रियों के पीछे दिहाड़ी लगाते हुए नजर आएंगे। अल्लाह हाफिज।